बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सॉल्यूशन इन कोलाइड्स का आज हम 10th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस 10th लेक्चर से पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के हवाले से था। तो उसमें हमने कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को लिखा था कि 4 हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं और जिनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो उनमें से आज एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे और जिसका नाम हमारे पास है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसके आपके पास टॉपिक के मीनिंग से ही पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर का डिक्रीज़ होने के बारे में स्टडी करेंगे कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का किस तरीके से डिक्रीज़ हो सकता है। तो एक चीज़ हम ये डिस्कस कर चुके हैं पीछे कि आपके पास अगर एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो वो आपके पास बहुत ही तेज़ी से वेपर में आपके पास उसके मालिक्यूल चेंज होते हैं और उसके मालिक्यूल जब तेज़ी से वेपर में चेंज हो रहे होते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है और वेपर प्रेशर उस वक्त तक बनता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो जाता वेपर्स और लिक्विड स्टेट के दरमियान। जब वेपर और लिक्विड स्टेट के दरमियान क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए तो उस वक्त जो वहाँ पर प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की ये डेफिनेशन आ जाती है और जो पिछले चैप्टरों में भी आपके पास मौजूद है। जब आप लिक्विड का चैप्टर पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 तो वहाँ पर भी वेपर प्रेशर को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो वेपर प्रेशर किसको कहते हैं? व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन वेपर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, तब हम उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको कहा जाता है? तो हमारे पास वेपर प्रेशर को हमने डिक्रीज करना है। अगर कोई हमारे पास वोलेटाइल आपके पास सॉल्वेंट है तो उसके हम वेपर प्रेशर को किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं? इस तरह डिक्रीज कर सकते हैं कि अगर हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दें तो नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट आपके पास होगा वो उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा और वो जितना उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लाजमन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपके पास है तो जब वो जाएगा आपके पास सॉल्वेंट के अंदर वो आपके पास अट्रैक्शन शो करेगा आपके पास वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ और उसकी अट्रैक्शन आपके पास स्ट्रॉन्ग आपके पास अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से नंबर ऑफ जो वेपर का रेट था आपके पास लिक्विड का रेट था वेपर में चेंज होने का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास है वो जैसे हम पुट करेंगे सॉल्वेंट के अंदर तब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। फिगर में भी आपको नजर आ रहा होगा ये प्योर सॉल्वेंट आपके पास है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और हमारे पास ये हमारे पास सॉल्यूशन है नॉन वोलेटाइल आपके पास सॉल्यूट का, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम है, नंबर ऑफ वेपर्स डिक्रीज हो चुके हैं आपके पास येलो कलर के सॉल्यूट के ऐड करने से। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स। तो जितना डिक्रीज आता है उसी को हम क्या कहा जाता है? आपके पास लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगी, वो नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, ना ही मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगी जो सॉल्यूट आप पुट कर रहे हैं, बल्कि उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी कितने मोल्स आप पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि इफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट देन एवापोरेटिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, यानी कि आपके पास सॉल्यूशन की सरफेस से सॉल्वेंट की एवापोरेटिंग जो टेंडेंसी हमारे पास है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी अगर आप उसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो इस डिक्रीज को आपके पास क्या कहा जाता है? लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपके पास हम इसको कहते हैं। तो हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल होते हैं वो आपके पास खुद उनकी भी टेंडेंसी कम होती है वेपर में चेंज होने की, इसलिए वो आपके पास जो है वो सॉल्वेंट की आपके पास भी यानी कि वेपर में चेंज होने की टेंडेंसी को डिक्रीज कर देते हैं। उसी को हमने राउट्स लॉ में भी स्टडी किया था जब हमने उसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों को हमने कंपेयर किया था वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो उसमें जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारे पास इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म भी हम इसको इस तरह बना सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट की है वेपर सॉल्वेंट का वेपर में चेंज होने की जो टेंडेंसी है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
यानी कि अगर आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो ऊपर नंबर ऑफ वेपर कम होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास हो जाता है, यानी कि हमारे पास सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन आप कह सकते हो सॉल्यूशन में जो मौजूद है वो फिर वेपर प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसी हवाले से हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आ जाती है कि यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल, यानी कि नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो वो आपके पास डिक्रीज होना शुरू आपके पास हो जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर आपके पास कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके पास ऊपर नंबर ऑफ वेपर कम आपके पास बनेंगे तो सॉल्यूट के आपके पास ऐड करने की वजह से। तो इस लिहाज से हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास होंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हमारे पास यही है कि इट मींस द वेपर प्रेशर वाज आल्सो डिक्रीज बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड वाइस वर्सा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास होंगे। तो नेक्स्ट आते हैं कि आपके पास इसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन मैं शुरू में भी आपको बता चुका था जब हमने उस वीडियोस में हमने इसको स्टडी किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, कि ये मॉलिक्यूलर मास को मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास को जब मालूम हम करते हैं तो किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर जिस लॉ का हम सहारा लेंगे वो राउट्स लॉ आपके पास होगा। राउट्स लॉ आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए ही मौजूद होता है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ जो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हमने जो डेफिनेशनें पढ़ी थी हमने राउट्स लॉ की, कोई आपके पास दो, उनमें से एक डेफिनेशन आपके पास ये भी थी आपके पास, द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो रिलेटिव लॉवरिंग प्रेशर था यानी कि आपके पास डेल पी आपके पास इज इक्वल टू था आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और आपके पास दूसरा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपके पास। तो प्योर सॉल्वेंट को अगर हम उस साइड पर डिवाइड कर दें तो आपके पास डेल पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2। यहाँ पर डेल पी लॉवरिंग ऑफ आपके पास वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, पी हमारे पास जो है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को शो कर रहा है और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे पास डेल पी अपॉन पी आपके पास नॉट जो है ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बन जाता है, यानी कि ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल किसके है आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के आपके पास इक्वल हमारे पास होगा। मोल फ्रैक्शन को भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं शुरू की वीडियोस में कि मोल फ्रैक्शन क्या होती है। मोल फ्रैक्शन हमारे पास होती है द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विद द total number of moles of all component of solution is called mole fraction। तो हमने अगर आपके पास x2 है तो n2 की मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। n2 ये आपके पास है अपॉन n1 प्लस n2, यानी कि n2 हमारे पास जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपके पास है, नीचे n1 आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, फिर n2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ये मींस n1 प्लस n2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या सॉल्यूशन को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हमारे पास इसी में हम x2 आपके पास क्योंकि किसके इक्वल है ऊपर अगर आप इक्वेशन में देखें तो डेल पी और पी नॉट इक्वल है, तो x2 की जगह पर डेल पी और पी नॉट को हम पुट कर सकते हैं। इस x2 की जगह पर ये लिख दिया और सामने एज इट वैसे आया n2 है अपॉन n1 प्लस n2। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि शुरू में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई की जाती है। सॉल्यूशन जब डाइल्यूट होगा तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के n2 तो आपके पास उसके n1 के साथ वैल्यू ऐड करते हैं तो इतना बड़ा कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए हम n2 को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं इक्वेशन से। सो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन बी इग्नोर्ड इन डिनोमिनेटर से, यानी कि हम जो इसके अंदर n2 जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ये वैल्यूज जो है वो आपके पास यहाँ पर पुट नहीं की जाएगी वापस। तो n2 जो हमारे पास है उसको हम इक्वेशन में से जब हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो निगलेक्ट करने के साथ जो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास बनती है वो आपके पास चेंज हो जाती है कुछ इस तरीके से हमारे पास, यानी कि डेल पी और पी नॉट जो है इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 बच गया। n1 आपके पास सॉल्वेंट आपके पास है और n2 को यहाँ से हम क्या कर चुके हैं, निगलेक्ट कर चुके हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और मोल्स का फार्मूला जो है वो फिर हमारे पास क्या होता है। मोल्स का फार्मूला हमारे पास था मास यानी कि अमाउंट ऑफ आपके पास सब्सटेंस, नीचे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है, ऊपर जिसकी भी आपके पास गिवन मास होगा नीचे उसी का मोलर
मास हमारे पास मौजूद होगा। तो इसी तरीके से इन दोनों के यानी कि सॉल्यूट की भी गिवन अमाउंट जो आपने डाली है उसका भी मोलर मास हम लिख देंगे और फार्मूले में, और इसी तरीके से हमारे पास जो सॉल्वेंट आपके पास है उसकी कितनी अमाउंट आपने यूज़ की है और उसका क्या मोलर मास आपके पास होगा। तो उस हवाले से हमारे पास ये इसका फार्मूला बन जाता है, डेल पी अपॉन ऑन पी नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन और M2। W मीन्स वेट, वेट मीन मास हमारे पास है। केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई खास डिफरेंस हम नहीं करते, इसलिए वेट भी लिख सकते हैं, मास भी लिख सकते हैं। तो W2 सॉल्यूट का आपके पास मास है और वेट है, और M2 जो है वो आपके पास उसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है। इसी तरह W1 है और M1 भी हमारे पास मौजूद है। फिर हम इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर लें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी। ये आपके पास जो यहाँ पे इसके साथ डिवाइड हो रहा था तो इसको मैंने आगे आपके पास इसको इन्वर्स कर दिया, आपके पास उलट आपके पास कर दिया, तब आपके पास इक्वेशन कुछ जो है वो इस तरीके से हमारे पास बन चुकी है हमारे पास। फिर इसको फर्दर अगर हम इसको रीअरेंज करें तो इक्वेशन यूँ बन जाती है कि M2 इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन डेल पी, यानी कि क्योंकि पी नॉट इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई आपके पास हो चुका है। और ये आपके पास यहाँ पर आपके पास जो है डिवाइड आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर ये डिवाइड आपके पास हो चुका है। तो W2 और M1 आपके पास मौजूद है और यहाँ पर W1 आपके पास मौजूद है, जो आपके पास रीअरेंज आपके पास इक्वेशन हुई है। तो इस तरीके से हमारे पास ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का आपके पास फार्मूला बन जाता है। तो इस तरीके से हम इसकी जो है फॉर्मेशन आपके पास कर लेते हैं। यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक आपके पास हुई है तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ कि यहाँ पर आपके पास M1 जो है वो आपके पास ऊपर आपके पास आ जाएगा क्योंकि वो डिवाइड में आपके पास मौजूद था, और W जो आपके पास है 1 आपके पास जो है वो नीचे आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी ये इक्वेशन बन जाती है। तो ये वो इक्वेशन है जिससे हम मॉलिक्यूलर मास को आपके पास मालूम कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास इसकी इक्वेशन है, आपके पास रॉड्स लॉ को हमने यूज़ किया और रॉड्स लॉ के साथ साथ आपके पास मोल फ्रैक्शन के फार्मूले को यूज़ किया, फिर हमने मोल्स के फार्मूलों को अंदर पुट कर लिया, तब हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन बन जाती है और इससे हम किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। अगर सॉल्वेंट का मालूम करना चाहें तो M1 इधर आ जाएगा और M2 यहाँ पर हम उसको शिफ्ट कर देंगे, तब आपके पास वो भी मालूम हो सकता है। तो ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है। अगर इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं।